हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के इकोनॉमिक्स से चैप्टर 4 के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, जिसका शीर्षक है निर्धरता। पाठ का पहला प्रश्न है, निर्धरता की परिभाषा दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, शाहीन रफी खान और डेनियल क्लेन के शब्दों में निर्धरता भूख है, निर्धरता बीमारी होने पर चिकित्सक को न दिखा पाने की व्यवस्था है, निर्धरता स्कूल न जाने और निरक्षर रह जाने का नाम है, निर्धरता बेरोजगारी है, निर्धरता भविष्य के प्रति भय है, निर्धरता दिन में एक बार भोजन पाना है, निर्धरता अपने बच्चों को उस बीमारी से मरते देखने को कहते हैं जो अस्वच्छ पानी पीने से होती है, निर्धरता शक्ति, प्रतिनिधित्वहीनता और स्वतंत्रताहीनता का नाम है। संक्षेप में निर्धरता से अभिप्राय है जीवन, स्वास्थ्य और कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताओं की प्राप्ति की असफलता। पाठ का दूसरा प्रश्न है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का क्या अर्थ है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम को प्रचलित रूप से काम के बदले अनाज कहा जाता है, जिसे 2004 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के 8 राज्यों गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड के सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। खाद्य अनाज केंद्रीय सरकार द्वारा इन 8 राज्यों में उपलब्ध कराए जाते हैं। मजदूरी राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से नगद और खाद्य अनाजों के रूप में दी जा सकती है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम से देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था ताकि पूरक वेतन रोजगार के सृजन को बढ़ाया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यतः जल संरक्षण, सूखे से सुरक्षा और भूमि विकास संबंधी कार्य संपन्न कराए जाते हैं और मजदूरी के न्यूनतम 25% का भुगतान नगद राशि में तथा शेष भुगतान अनाज के रूप में किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत देश में प्रत्येक परिवार के एक सक्षम व्यक्ति को 100 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार देने का प्रावधान है। यह कार्यक्रम 100% केंद्र सरकार का है। पाठ का तीसरा प्रश्न है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार का एक उदाहरण दें। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, ग्रामीण क्षेत्र में जब एक किसान अपनी भूमि पर अपने निजी संसाधनों का प्रयोग करके फसलों का उत्पादन करता है तो यह एक स्वरोजगार कहलाएगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में जब कोई आदमी एक दुकान खोलकर उसे चलाता है तो वह भी एक स्वरोजगार श्रमिक कहलाएगा। पाठ का चौथा प्रश्न है, आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों के सृजन से निर्धरता की समस्या का समाधान किस प्रकार हो सकता है। आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियां व्यक्ति को स्वरोजगार प्रदान करता है। जैसे ही एक व्यक्ति को स्वरोजगार उपलब्ध हो जाता है उसके पास अपने निर्वाह के लिए आधारभूत आय आ जाती है, अतः व्यक्ति निर्धरता से बाहर आ जाएगा। इसे एक उदाहरण की सहायता से ज्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। मान लो एक व्यक्ति निर्धरता रेखा से नीचे जी रहा है, सरकार उसे एक गाड़ी खरीदने के लिए कम ब्याज पर ऋण देती है। वह उससे बच्चों को स्कूल से घर और घर से स्कूल ले जा सकता है, अतः उसे स्वरोजगार मिल जाएगा और निर्धरता से बाहर आ जाएगा। निर्धनों के विकास के लिए विकल्पों की खोज के क्रम में नीति निर्धारकों को लगा के वर्धनशील परिसंपत्तियां और कार्य सृजन के साधनों द्वारा निर्धनों के लिए आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इस नीति को द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए बैंक ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। भूमिहीनों को भूमि आवंटित करके रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होता है। वित्तीय सहायता भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों के अर्जन से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है तथा आमदनी बढ़ती है, जिससे निर्धरता की समस्या हल हो जाती है। पाठ का 5वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा निर्धरता पर त्रिआयामी प्रहार निर्धरता दूर करने में सफल नहीं रहा, चर्चा करें। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, भारत सरकार ने निर्धरता निवारण के लिए त्रिआयामी नीति अपनाई, जिसका विवरण इस प्रकार है। जिसमें पहला है समृद्धि आधारित रणनीति। यह इस आशा पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि अर्थात सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि के प्रभाव समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाएगा। यह माना जा रहा था कि तीव्र दर से औद्योगिक विकास और चुने हुए क्षेत्रों में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का पूर्ण कायाकल्प हो जाएगा, परंतु जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप
प्रति व्यक्ति आय में बहुत कमी आई, जिस कारण धनी और निर्धन के बीच में दूरी और बढ़ गई। और दूसरा है वर्धनशील परिसंपत्तियां और कार्य का सृजन। प्रथम आयाम की असफलता के बाद नीति निर्धारकों को ऐसा लगा कि वर्धनशील परिसंपत्तियां और कार्य सृजन के साधनों द्वारा निर्धनों के लिए आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इस दूसरी नीति को द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आरंभ किया गया। स्वरोजगार और मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रमों को निर्धनता भगाने का मुख्य माध्यम माना जाता है। स्वरोजगार कार्यक्रमों के उदाहरण हैं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इन रोजगार कार्यक्रमों एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से निम्न आय वर्ग के लोगों को आय अर्जित करने के अवसर प्राप्त हुए। और तीसरा है न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं। निर्धनता निवारण के दिशा में तीसरा आयाम है न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस नीति के अंतर्गत उपभोग, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में आपूर्ति बढ़ाने पर बल दिया गया। निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कार्यक्रम हैं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, एकीकृत बाल विकास योजना, मध्यावकाश भोजन योजना। बेसहारा बुजुर्गों एवं निर्धन महिलाओं के लिए भी सामाजिक सहायता अभियान चलाए जा रहे हैं। पाठ का छठा प्रश्न है सरकार ने बुजुर्गों, निर्धनों और असहाय महिलाओं की सहायता के लिए कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए हैं। इसका उत्तर इस तरह से होगा। सरकार ने बुजुर्गों, निर्धनों और असहाय महिलाओं की सहायता के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब घरों में बुजुर्ग, रोटी कमाने वाले की मृत्यु तथा प्रसूति देखभाल से प्रभावित लोगों को सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया और इस कार्यक्रम के 3 घटक हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, दूसरा है राष्ट्रीय परिवार हितकारी योजना और तीसरा है राष्ट्रीय मातृत्व हितकारी योजना। अन्नपूर्णा योजना जो अप्रैल 2000 में शुरू की गई थी, यह 100% केंद्र का एक योजना है। यह उन वरिष्ठ नागरिकों को कैलोरी आवश्यकता को खाद्य सुरक्षा प्रदान करके पूरा करती है जो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन पाने के योग्य हैं, परंतु उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य अनाज 2 रुपये किलो, गेहूं और 3 रुपये किलो चावल की रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में यह योजना पूरे भारत में काम कर रही है और 6.5 लाख के आसपास परिवार इससे लाभ उठा रहे हैं। पाठ का 7वां प्रश्न है क्या निर्धनता और बेरोजगारी के बीच में कोई संबंध है, समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। निर्धनता और बेरोजगारी के बीच में वृत्तीय संबंध है, जो आप इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यदि एक व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होगा, वह अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं खरीदने में भी सक्षम नहीं होगा, अतः वह निर्धन ही बना रहेगा। गरीबी का संबंध व्यक्ति के रोजगार एवं उसके स्वरूप से भी होता है, जैसे बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, कभी कभी काम मिलना इत्यादि। अधिकांश शहरी निर्धन या तो बेरोजगार हैं या अनियमित मजदूर हैं, जिन्हें कभी कभी रोजगार मिलता है। ये अनियमित मजदूर समाज के बहुत ही दयनीय सदस्य हैं, क्योंकि इनके पास रोजगार सुरक्षा, परिसंपत्तियां और वांछित कार्य कौशल, पर्याप्त समय तथा निर्वाह के लिए अधिशेष नहीं होते। इसलिए भारत सरकार ने अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार कार्यक्रम का शुरुआत किया। इस क्रम में 1970 के दशक में चलाया गया योजना काम के बदले अनाज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रही। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अकुशल निर्धन लोगों के लिए मजदूरी पर रोजगार के सृजन के लिए भी सरकार के पास अनेक कार्यक्रम हैं। इसमें सबसे प्रमुख है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज और दूसरा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। पाठ का 8वां प्रश्न है सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता में क्या अंतर है। इसका उत्तर इस तरह से होगा। सापेक्ष निर्धनता से मतलब है कि विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह स्तर निम्न होता है, वे उच्च निर्वाह स्तर के लोगों या देशों की तुलना में गरीब या सापेक्ष रूप से निर्धन माने जाते हैं।
निरपेक्ष निर्धरता। निरपेक्ष निर्धरता से अभिप्राय है किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धरता की माप से। भारत में निरपेक्ष निर्धरता का अनुमान लगाने के लिए निर्धरता रेखा की धारणा का प्रयोग किया जाता है। निर्धरता रेखा वह है जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। भारत की कीमतों के आधार पर 328 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 554 शहरी क्षेत्रों में प्रति मास उपभोग को निर्धरता रेखा माना गया है। जिन लोगों का प्रति माह उपभोग व्यय इससे कम है उन्हें निर्धन माना जाता है, यानी गरीब माना जाता है। कैलोरी की दृष्टि से निर्धरता रेखा की सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी है और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। पाठ का 9वां प्रश्न इस तरह से है। मान लीजिए कि आप एक निर्धन परिवार से हैं और छोटी सी दुकान खोलने के लिए सरकारी सहायता पाना चाहते हैं। आप किस योजना के अंतर्गत आवेदन देंगे और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धन परिवार का कोई भी शिक्षित सदस्य किसी भी प्रकार की छोटी सी दुकान चलाने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। पूर्व रोजगार कार्यक्रमों के तहत परिवारों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, पर 90 के दशक से इस नीति में बदलाव आया है। अब इन कार्यक्रमों का लाभ चाहने वालों को स्वयं सहायता समूहों का गठन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रारंभ में उन्हें अपनी ही बचतों को एकत्र कर परस्पर उधार देने को प्रोत्साहित किया जाता है और बाद में सरकार बैंकों के माध्यम से उन्हें स्वयं सहायता समूहों को आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। ये समूह निश्चित करते हैं कि किसे ऋण दिया जाए। पाठ का 10वां प्रश्न है। ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। क्या यह कहना सही होगा कि निर्धरता गांवों से शहरों में आ गई है? अपने उत्तर के पक्ष में निर्धरता अनुपात प्रवृत्ति का प्रयोग करें। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली निर्धरता शहरी निर्धरता की तुलना में अभी भी अधिक है। दिए गए तालिका और चित्र भारत में निर्धरता प्रवृत्तियों के ग्रामीण शहरी प्रदेश को प्रस्तुत करते हैं। आप इस इमेज को ध्यान से देखें। इस तालिका में आपको ग्रामीण शहरी के जो अनुपात हैं वो आपको दिख जाएंगे और इन आंकड़ों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। पहला है ग्रामीण निर्धरता 1972-73 में 54 से घटकर 1999 और 2000 में 27.9% हो गई। शहरी निर्धरता भी 1972-73 में 42% से गिरकर 23% के लगभग हो गई। और तीसरा है गांवों में गरीबी का जो स्तर शहरों से ज्यादा है। चौथा है 1993-94 ईस्वी तथा 1999 और 2000 ईस्वी में गरीबी के स्तर में सराहनीय कमी आई है। 11 प्रश्न इस तरह से है। भारत के कुछ राज्यों में निर्धरता रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रयोग कर सापेक्ष निर्धरता की अवधारणा की व्याख्या करें। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। योजना आयोग द्वारा जारी अखिल भारतीय स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, कर्नाटक व उत्तराखंड में निर्धरता अनुपात में 10% से भी अधिक की कमी वर्ष 2005 से 2010 में दर्ज की गई, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम व नागालैंड में निर्धरता अनुपात में वृद्धि हुई है। बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे अपेक्षाकृत बड़े राज्यों में निर्धरता अनुपात में मामूली कमी दर्ज की गई है। योजना आयोग के इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009 से 10 में देश में निर्धनों की जो सर्वाधिक संख्या वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र रहे हैं, जबकि निर्धरता के अनुपात की दृष्टि से पहले 3 स्थान क्रमशः बिहार, छत्तीसगढ़ और मणिपुर है। केंद्र शासित क्षेत्रों में निर्धरता अनुपात न्यूनतम अंडमान निकोबार में 0.4%, पांडिचेरी में 1.2% व लक्षद्वीप में 6.8% पाया गया है। राज्यों में न्यूनतम निर्धरता वाले राज्य क्रमशः गोवा 8.7%,
जम्मू कश्मीर 9.4% व हिमाचल प्रदेश 9.5% रहे हैं। 12 प्रश्न इस तरह से है। मान लीजिए कि आप किसी गांव के निवासी हैं। अपने गांव से निर्धरता निवारण के कुछ सुझाव दीजिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा। स्वतंत्रता के बाद से हमारी सभी नीतियों का ध्येय समान और सामाजिक न्याय सहित तीव्र और संतुलित आर्थिक विकास रहा है। हमारा निर्धरता निवारण कार्यक्रम प्रगति पर है, लेकिन हमें निर्धरता निवारण में सराहनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई है। ग्रामीण होने के नाते गांव से निर्धरता निवारण हेतु मैं निम्नलिखित सुझाव दूंगा। सर्वप्रथम निर्धनों की पहचान की जाए। समृद्धि कार्यक्रमों में निर्धनों की प्रभावपूर्ण सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जाए। निर्धरताग्रस्त क्षेत्रों की पहचान कर वहां स्कूल, सड़कें, बिजली, संचार, सूचना आदि आधारित संरचनाएं उपलब्ध कराई जाए। समृद्धि कार्यक्रमों में निर्धनों की प्रभावपूर्ण सहभागिता होनी चाहिए, जिससे रोजगार के अवसर की रचना होगी और आय के स्तर में सुधार होगा। स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए और अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाए। मैं गांव से निर्धरता निवारण के लिए निम्नलिखित सुझाव दे सकता हूं या दे सकती हूं, जिसमें पहला है मानव पूंजी निर्माण, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य पर सही राशि व्यय करना, और दूसरा है विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना। तीसरा होगा स्वरोजगार शुरू करने के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराना, और चौथा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना। इसके साथ ही वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, साथ के साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक्स।